हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज 17 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर उसमें करंट अफेयर है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। आपका 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर इतना डेली करके जाते हैं तो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का मिले। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थानों के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र राष्ट्रपति द्वारा क्या हुआ, अब्देल फत्ता अल सीसी जो है उनके द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो कौन से इंस्टीट्यूट के छात्र हैं ये आपको बताना है। तो पहला क्या है ऑप्शन आईआईटी मुंबई, दूसरा क्या है आईआईटी रुड़की, तीसरा क्या है आईआईटी इंदौर और चौथा क्या है आपका आईआईटी मद्रास। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आईआईटी मद्रास का। ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये जो आईआईटी इंदौर के छात्र थे उनको 13 फरवरी को दुबई में जो हो रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, उसमें इनको स्वर्ण पदक मिला और इसमें 1 मिलियन दिरहम भी मिला है। ठीक है। और इसी के कारण इनको उसी समय अब्देल फत्ता अल सीसी के द्वारा यह पदक से सम्मानित किया गया है इन दोनों को। ठीक है, नील और नियति को। और ये जो क्या किए हैं, इनको किस लिए पदक मिला है, किस लिए स्वर्ण पदक मिला है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों मिला है? क्योंकि ये एक ऐप बनाया है, उस ऐप का नाम क्या है, ब्लॉक बिल ऐप है। ब्लॉक बिल ऐप काम क्या करेगा, तो आपको जब हम लोग जाते हैं कहीं होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं या कभी शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर एक रसीद मिलता है। वो रसीद कागज के फॉर्म या कागज का टुकड़ा मिलता है, लेकिन ये क्या होगा कि ये डिजिटल फॉर्मेट में आपका रसीद मिलेगा। उससे क्या होगा, कागज का बचाव होगा और पेड़ भी नहीं कटेगा, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। हम लोग जानते हैं। अरे जो रसीद जनरेशन ऐप है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, और ये डिजिटल रसीद बनाता है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक। इजिप्ट के बारे में अगर जान ले तो इजिप्ट का प्रेसिडेंट कौन है, अब्देल फत्ता अल सीसी है। और इनको इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ 76 नंबर का, इनको बुलाया गया था इस बार। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और कैपिटल क्या है यहाँ का, इजिप्ट का, तो कायरो यहाँ का कैपिटल है। और यहाँ पर करेंसी कैसा चलता है, तो इजिप्टियन पाउंड चलता है। यहाँ की आबादी कितना है, तो लगभग लगभग 11 करोड़ है। और कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, तो ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। लैंग्वेज कैसा चलता है, तो यहाँ का लैंग्वेज कैसा है, अरबिक लैंग्वेज है। ठीक है। अगर इजिप्ट का मैप देखिए तो इधर लीबिया है, इसके और ये इधर सूडान से बाउंड्री टच करता है, इधर इजराइल से बाउंड्री टच करता है। इधर ए रेड सी है और इधर क्या है, मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे क्या है, स्वेज कैनाल है। ठीक है, स्वेज कैनाल कब बना था, तो 1869 ईस्वी में अंग्रेज बनाया था। क्यों बनाया था भाई, क्योंकि ये जो है यूरोप से और इंडिया के बीच की दूरी इसके चलते कितना कम गया था, तो 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा यहाँ के बीच की दूरी कम गया था लगभग लगभग। ये बात याद रखिएगा, ताकि इसको ज्यादा घूमना नहीं पड़ता था। जो अफ्रीका को पूरा घूम के आता था उसको घूमने से बच गया। और इसको, और एक बात और याद रखिएगा, ये मैन मेड है, ये नेचुरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसको बनाया गया है लोगों के द्वारा। ऐसे भी 1869 में बनाया गया है तो लोगों के द्वारा ही बनाया गया होगा। ठीक, ये बात याद रखना है हम लोग को। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति को विकसित करने के लिए रूस के साथ समझौता किया, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है आपका बांग्लादेश, चौथा है आपका म्यांमार। तो इसका सही उत्तर क्या है, म्यांमार है। हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा है एक तरह से स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, कम निकलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उससे रेडिएशन निकलता है। ठीक है, सभी तरह का एनर्जी, कोई भी तरह का एनर्जी है कुछ ना कुछ तरह से पोल्यूशन फैलाता ही है। सौर ऊर्जा है तो वो क्या करेगा, सौर पोल्यूशन फैलाएगा। आगे जाके जो वो मटेरियल रहेगा, वो जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है, वो क्या होगा कि विनाश नहीं होगा, उसको सही तरह से डिजोल्व नहीं किया जाएगा, रिन्यूएबल नहीं किया जाएगा, तो फिर उसको तो उससे भी तो क्या होगा, उससे भी तो पोल्यूशन होता है इलेक्ट्रिकल। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, तो वो भी दूसरा तरह के पोल्यूशन फैलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैलाएगा। तो ठीक है, तो लेकिन एशिया, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में, ये पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया है, तो म्यांमार के द्वारा उठाया गया है। म्यांमार का जो पहले नाम क्या था, तो बर्मा नाम था। एक बात याद रखिएगा कि म्यांमार इंडिया से अलग हुआ है। म्यांमार कब इंडिया से अलग हुआ है, तो 1935 का जो एक्ट था इसके द्वारा इंडिया से अलग कब हुआ था, तो 1937 में अलग हो गया था। यहाँ का कैपिटल अगर पूछे तो नयापीडा यहाँ का कैपिटल है। और म्यांमार क्या यहाँ का करेंसी है। अगर यहाँ का पॉपुलेशन लगभग लगभग कितना है, तो 5.5 करोड़ यहाँ का कितना है पॉपुलेशन है। लैंग्वेज कैसा चलता है, तो बर्मीज चलता है। जो पहले का जो नाम था बर्मा का, उसी के नाम पे है
तो ये बात याद रखिएगा। अगर ये भी हम लोग से पूछ लेता है कि म्यांमार जो है किससे किससे बाउंड्री टच करता है, कौन कौन से इंडिया के राज्य से बाउंड्री टच करता है, तो ये बात बहुत जरूरी हो जाता है। ऊपर से अगर देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश से करता है, दूसरा नागालैंड से करता है, तीसरा आपका मणिपुर से करता है, चौथा किससे करता है, तो मिजोरम से करता है। ये जो है इधर बांग्लादेश से बाउंड्री टच करता है, इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो हुंडई मोटर्स है, हुंडई मोटर्स ने किन दो महिलाओं क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यास्तिका भाटिया, दूसरा क्या है रेणुका सिंह ठाकुर, तीसरा क्या है दीप्ति शर्मा, चौथा क्या है ये भी मतलब दोनों को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मतलब डी ऑप्शन सही है। यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को हुंडई मोटर्स जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये दोनों क्रिकेटर है, ठीक है। और भाटिया ठाकुर और स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा और जेमिका रोड्रिक्स को साथ ये जुड़ गए हैं। ये दोनों कौन जुड़ गए हैं भाई, तो ये जो दोनों है भाटिया और ठाकुर इन्हीं के कैटेगरी में अब आ गए हैं, ठीक है। इनको पहले ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया गया था बहुत सारे कंपनी को, लेकिन इन दोनों को नहीं बनाया गया था, तो अब इन्हीं के कैटेगरी में ये भी आ गए हैं। और 5 महिला क्रिकेटरों के साथ एक क्या किया गया, द ड्राइव विथ इन अगले संस्करण का भी घोषणा किया गया इस दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त अभ्यास तर्कस छठा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन क्या है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन क्या है चेन्नई और चौथा ऑप्शन क्या है बिहार। तो इसका जो सही उत्तर क्या है चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई मतलब कि आपका तमिलनाडु में हुआ है छठा संस्करण। ये किसके किसके साथ हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का जो एनएसजी है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जो यूएस का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है उसके साथ ये दोनों मिलकर किया है। मतलब इंडिया की तरफ से एनएसजी और यूएस की तरफ से एसओएफ, ये बात याद रखिएगा। यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है यहाँ का, ठीक है। अरे जो हुआ है इस बार छठा संस्करण हुआ है। कब शुरू हुआ था, तो 16 जनवरी को शुरू हुआ था और हाल ही में क्या हुआ कि 14 फरवरी को ये समाप्त हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार ऐसा हुआ कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पांस को भी शामिल किया गया है पहली बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अगर तमिलनाडु के बारे में जाने तो तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में, मतलब 66 साल पहले 1 नवंबर को 1956 में हुआ था। यहाँ पर सबसे बड़ा सिटी कौन है, तो चेन्नई है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 38 यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है, तो RN रवि यहाँ का गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो MK स्टालिन है। और यहाँ पर जो सदन कैसा है, स्टेट लेजिस्लेचर का कैसा है, तो एक सदन वाला है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 2 सदन वाले कितने राज्य हैं, तो 6 राज्य हैं 2 सदन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा का जो सीट कितना है, 234 है, ठीक। लोकसभा का सीट कितना है, तो 39 है। और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 18 है। और मद्रास का अपना हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट, मतलब पहले इसका नाम क्या था, चेन्नई तमिलनाडु का मद्रासी था। यहाँ का जो हाईकोर्ट क्या है, हाईकोर्ट का नाम अभी भी क्या है, मद्रास हाईकोर्ट है। ये जो हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन, ये जो लोकसभा राज्यसभा ये सब का जो पॉपुलेशन के बेस्ड ये सारे सीट जो मिलता है, क्या चीज के बेस्ड मिलता है, पॉपुलेशन के बेस्ड मिलता है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि संसद किससे किससे मिलके बनता है, संसद अगर किससे किससे मिलके बनता है, तो संसद 3 से मिलके बनता है। एक लोकसभा उसमें होता है, एक राज्यसभा होता है, एक अपना प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों से मिलकर संसद बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इसके नीचे तो इंडियन ओशियन है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटका है, इधर आपका केरला है, यहाँ पर आपका पुदुचेरी है, ठीक है। पुदुचेरी का जो राजधानी है वो जगह जगह पे बटा हुआ है। तो 2 जो राजधानी है देखिए यहाँ पर ये आपका याद रखिएगा, कुछ आंध्र प्रदेश में कुछ केरला की तरफ है, तो ये भी बात हम लोग को याद रखना चाहिए। तो 3 स्टेट से बाउंड्री टच करता है, केरला से, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। एक यूनियन टेरेटरी से किससे करता है, पुदुचेरी से करता है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों को मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 2 लाख, दूसरा ऑप्शन क्या है 3 लाख, चौथा ऑप्शन क्या है 4 लाख और पांचवा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है 5 लाख। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 2 लाख। 2 लाख प्राथमिक कृषि साख समितियों को मंजूरी दी है। ये बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक डैम बना और वो डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न हो रहा है और उसी
डैम से क्या हो रहा है कि खेत भी पट रहा है, मतलब कि खेत का सिंचाई भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुउद्देशीय हो गया। ठीक, इसका उद्देश्य जो बनाने का था बहुत था। ठीक है, एक ही चीज से बहुत ज्यादा काम किया जाए तो उसको बहुउद्देशीय बोला जा सकता है। ठीक, इससे बिजली भी उत्पन्न हो गया, इससे सिंचाई भी हो गया, और भी काम हो गया इधर। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय काम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको जो क्या हुआ कि भारत सरकार ने पंचायतों, गांवों, तटीय क्षेत्रों के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और व्यवहार डेयरी सहकारी समितियों और व्यवहार मत्स्य सहकारी समितियों को स्थापना की मंजूरी दी है। और इसमें अगले 5 साल में क्या होगा कि 2 लाख बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना होगा। उसमें क्या होगा, पैक्स, डेयरी और मत्स्य सरकारी सहकारी समितियों की स्थापना किया जाएगा। कितना, तो 2 लाख अगले कितने साल में, 5 सालों में। ठीक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान दिया जाएगा, तो डेयरी, मत्स्य, ये सब पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फेलिक्स हॉफर्ट-वोग्नी यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, दूसरा है ऑप्शन एंजेला मार्केल, तीसरा ऑप्शन जो बाइडेन और चौथा ऑप्शन है आपका शेख हसीना। तो अगर इनको पहचानते हैं तो आपका ऑप्शन तो ऐसे ही बहुत सारा कट जाएगा। नरेंद्र मोदी तो है नहीं, जो बाइडेन है नहीं, शेख हसीना भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंजेला मार्केल है। ये बात याद रखिएगा। एंजेला मार्केल क्या थे कि ये पूर्व वहाँ का जर्मनी का चांसलर रह चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। ये वैज्ञानिक भी है और ये भी बात याद रखिएगा, अरे जर्मनी के चांसलर भी थे। ठीक है, अगर ये इनको क्यों दिया गया है ये आपसे पूछे तो 2015 में क्या हुआ कि बहुत सारे देश से, मतलब अपने देश में शरणार्थियों के लिए जगह दिए थे। और ये बहुत बड़ा साहसी निर्णय था, मतलब बहुत बड़ा निर्णय था। अगर शरणार्थी किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि ये कोई देश है और ये बगल वाले देश है, तो यहाँ के लोग किसी तरह से, अगर यहाँ पे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, या कोई आपदा आ जाता है, या यहाँ पर राजनीतिक कोई बदलाव होता है, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर इस देश में भाग के आते हैं या शरण मांगते हैं, तो अगर यहाँ मिलता है तो ये जो इस देश के लिए क्या हो गए, ये शरणार्थी लोग हो गए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उन्हीं को ये शरणार्थी कहा जाता है और उनको ये शरण दिए थे, इसी के लिए इनको यूनेस्को के द्वारा बोगनी शांति पुरस्कार मिला है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बोले कि जो बोगनी शांति पुरस्कार है ये किनके नाम पर है, तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है, मतलब पहले थे आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम पर फेलिक्स वोग्नी शांति पुरस्कार नाम रखा गया है। ये बात याद रखिएगा। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। और ये कब बना था, तो 16 नवंबर 1945 को बना था, लंदन में बना था। ठीक, यूनाइटेड किंगडम में। और ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात जरूरी से जरूरी क्या याद रखना है, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था। ठीक है, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन है। हम लोग जान गए क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है यूनाइटेड, तो यूनेस्को, ये बात याद रखिएगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, म्यांमार, दूसरा क्या है भारत, तीसरा क्या है नेपाल, चौथा क्या है आपका सिंगापुर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भारत ने क्या किया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ ये क्या किया है, समझौता किया है। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या होगा कि ऊर्जा दक्षता, मतलब कि एफिशिएंसी एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आप अगर विद्युत जो यूज करते हैं उसको कितना अच्छा से अच्छा यूज करते हैं। अगर आपके पास 2 स्टार वाला कोई फ्रिज है या टीवी है और 2 या एसी है और एक 5 स्टार वाला फ्रिज और एसी है, तो ये जो है क्या करेगा कि बिजली आपका ज्यादा खाएगा और काम उतना ही करेगा या इससे खराब भी काम कर सकता है। और ये जो क्या है कि आपका काम भी अच्छा करेगा और बिजली की भी कम खाएगा। तो इस तरह के बात हो तो इसको क्या बोला जाएगा, ऊर्जा दक्षता बोला जाएगा, एफिशिएंट एनर्जी बोला जाएगा। पहले वाला बल्ब जो देखते थे वो क्या होता था, 100 वाट का होता था, लेकिन अब क्या हो गया 9 वाट या 10 वाट का। अब उसी बल्ब से क्या होगा कि 10 बल्ब जलाया जा सकता है, ठीक उतना ही एनर्जी में। तो इसको क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को बचाने को क्या बोलेंगे, ऊर्जा दक्षता बोलेंगे। ठीक है, इसको इसी के लिए क्या किया गया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस के साथ इंडिया इसको बढ़ाने के लिए, अपने ऊर्जा को अच्छा करने के लिए समझौता किया है।
अरे कहाँ पर हुआ है? जो अभी हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया जो है G20 का क्या कर रहा है, बैठक कर रहा है। तो ये जो हुआ कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में इस ऊर्जा परिवर्तन पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए इस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया? इस पे सिग्नेचर किया गया, साइन किया गया, मतलब समझौता किया गया है। और ये इंडिया में आगे जाकर इस पे काम होगा और इंडिया को ये इससे फायदा भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मूल के महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी अपनी उम्मीदवार घोषणा की है। मतलब रिपब्लिकन पार्टी से अपना उम्मीदवार कौन महिला है जो घोषणा किए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? जेकरी टेलर ने, दूसरा क्या है? वॉरेन हार्डिंग ने, तीसरा क्या है? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने, और चौथा क्या आपका? निकी हेली ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? निकी हेली ने। निकी हेली ने क्या किए हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया है? 2024 में हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने राष्ट्रपति के पद के लिए ये चुने हैं। कौन? तो निकी हेली ने। अरे पहली महिला भी बन गया है रिपब्लिकन की तरफ से। हम लोग जानते हैं कि जो अमेरिका में क्या होता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो तरह का पार्टी होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी जो है 46वें नंबर का जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, वो किस तरफ के पार्टी के हैं? कौन से पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अरे 2024 के लिए राष्ट्रपति पद के लिए इनको चुना गया है अभी। अरे चुनने वाले कौन है? तो निकी हेली है। और निकी हेली क्या है? तो कैरोलिना का, दक्षिणी कैरोलिना का पूर्व गवर्नर थे। अरे यहाँ संयुक्त राष्ट्र के क्या है? राजदूत भी है। और 14 फरवरी को क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी से की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। अरे इस तरह करने वाले पहले क्या हुए? पहले रिपब्लिकन बन गए हैं। ये बात याद रखिएगा। हाल ही में क्या हुआ कि हाल ही में किसने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला क्या है? रियल मैड्रिड, दूसरा क्या है आपका? अल हिलाल, तीसरा क्या है? FC बार्सिलोना, और चौथा क्या है आपका? अल अहली SC। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? रियल मैड्रिड है। और रियल मैड्रिड के तरफ से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते थे, जो बहुत फेमस फुटबॉलर है, ये आप जानते होंगे। तो रियल मैड्रिड इस बार जीता है। अल हिलाल को 5-3 से हरा दिया है। अल हिलाल कहाँ का टीम है? तो ये सऊदी अरबिया का टीम है। और इस जीत के साथ ये जो रियल मैड्रिड है, ये जो खिताब कितने बार जीत लिया है? तो 5 बार इस तरह से जीत लिया है। पहले 4 बार कब जीता था? 2014 में, 2016 में, और 2017 में, 2018 में जीता था। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 10 फरवरी, दूसरा क्या है आपका? 12 फरवरी, तीसरा क्या है? 13 फरवरी, और चौथा क्या है? 14 फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 13 फरवरी को। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी 1879 को क्या हुआ कि हैदराबाद में सरोजनी नायडू का जन्मदिन हुआ था। और उन्हीं के जन्मदिन पे क्या होता है कि हर साल क्या होता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो सरोजनी नायडू हैं बहुत बड़े अपना स्वतंत्रता सेनानी थे और एक कवित्री भी थे। मतलब ये कवित्री भी कविता भी लिखते थे बहुत अच्छा। इनको क्या बोला जाता था? इंडिया का कोकिला भी बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं बहुत सारे काम करने के कारण इनको इन्हीं के जन्मदिन पे 13 फरवरी को हर दिन क्या होता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा बात, एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और एक प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। अगर कभी भी पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। ठीक, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजनी नायडू थे। ये बात याद रखिएगा। 1925 ईस्वी वाला ये अध्यक्ष थे कांग्रेस का। ठीक, और तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।